नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद बना रहे, इसके लिए दोनों तरफ से बहुत बड़ी तब्दीलियां भी हो रही है। पाकिस्तान एक तरफ दिशा निर्देश भी जारी कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक नजारा बीटिंग रिट्रीट का। जी, बॉर्डर पे बीटिंग रिट्रीट, वाघा बॉर्डर पे 1959 से होते आया, लेकिन पहला मौका नजर आया जब आज वहां पर अमरजीत सिंह नजर आए। कल के ये दृश्य है, कल अमरजीत सिंह नजर आए जो कि पाकिस्तान के रेंजर हैं और ननकाना के रहने वाले हैं। वो पहला शख्स थे जो कि सिख के तौर पर वहां पर नजर आए। इससे पहले कभी बीटिंग रिट्रीट में पाकिस्तान की तरफ से कोई सिख सैनिक नजर नहीं आता था, लेकिन कल वो नजर आए। और ये वहीं की तस्वीर है जो कि वाघा बॉर्डर पे बीटिंग रिट्रीट दोनों देशों की तरफ होता है। ये शाम के वक्त होता है और उसके बाद जो गेट बंद किया जाता है, उस समय ये बीटिंग रिट्रीट का दृश्य है जिसमें मौजूदगी अमरजीत सिंह की भी नजर आई। और उस समय दोनों तरफ से झंडे उतारे जाते हैं सूरज ढलने के साथ ही। वो एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के दौरान अमरजीत सिंह। तो स्थितियां बदल रही हैं और इन सब के बीच एक आशा और उम्मीद है कि क्या पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। लेकिन एक जानकारी यह भी आ रही है कि हो सकता है कल प्रधानमंत्री पठानकोट एयरबेस जाएं सुबह 11 बजे वहां के दौरा करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह आ चला है कि दरअसल क्या ये मान लिया जाए कि सेंध सिर्फ एयरबेस पे नहीं बल्कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर एयरबेस तक के भीतर घुसने तक सेंध लग गई और उसे लगाने वाले इसी पार के लोग। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तारों के नीचे से आया, तारों के नीचे से आया, तारों के नीचे से आया। तो फिल्म बजरंगी भाईजान में तो नायक ने मासूमियत से कह दिया कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगी तार के नीचे से निकलकर पाकिस्तान में घुसा है। तारों के नीचे से आया, तारों के नीचे से आया, तारों के नीचे से आया। जनाब बिल्कुल मेंटल है। लेकिन ये मासूमियत अधिकारियों में कहाँ होती है, या फिर जो भ्रष्टाचार के साथ जुड़े होते हैं उनमें कहाँ होती है? क्योंकि इसी तर्ज पर लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पठानकोट एयरबेस तक सेंध कैसे लग गई, इस पर हर किसी ने खामोशी बरत ली है। आज तक आपको उस इलाके में ला रहा है जहां से घुसपैठ हुई है एयरबेस के अंदर। हम पठानकोट एयरबेस के बिल्कुल बाहर हैं और ये वो पेड़ है जहां से आतंकी अंदर घुसे। आप देख सकते हैं यहाँ से टूटा हुआ है, यानी सहारा लेके वो किसी तरह यहाँ पे चढ़े हैं। यहाँ पे उन्होंने एक बेस बनाया है, अंदर रस्सी फेंकी और अब ये देख सकते हैं यहाँ पे तारें कटी हुई हैं, यहाँ पे तारें कटी हुई हैं और यहीं पे रस्सी मिली थी एक एंगल के साथ। जो एंगल इन्होंने, अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो आपको दिखाएं, एक एंगल डाला गया था जहाँ पे वो जो सीमेंट की बोरियां हैं वहां पे वो एंगल फंसाया गया और उसके जरिए वो आतंकी हैं वो अंदर घुसे हैं। तो इतना साफ है कि पठानकोट जैसे सुरक्षित एयरबेस के भीतर आतंकवादी घुसे कैसे। एयरबेस की दीवार के बाहर कई पेड़ हैं, लेकिन इस पेड़ के पास से उनका घुसना बताता है कि रेकी पहले से की गई थी। बाखूबी अंदाज था कि रात में कहां आकर रुकना है। यूं एयरबेस की चार दीवारी पर नजर रखने के लिए फ्लड लाइट्स है, लेकिन घुसपैठ की रात फ्लड लाइट्स का मुंह आसमान की तरफ कर दिया गया, यानी अंधेरा रहे। और इस गड़बड़ी के लिए एयरबेस के कर्मचारी से एनआईए की टीम पूछताछ भी कर रही है। इंफॉर्मेशन आवश्यक है शेयर करने लायक, वो एनआईए की वेबसाइट पर आप चेक कर लेंगे। डेली वो हम लगभग 3 बजे तक डाल देंगे जो शेयरेबल है वो। अदर देन हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते किसी भी तरह का। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, इससे ज्यादा हम कुछ बता नहीं पाएंगे आपको अभी। तो पठानकोट एयरबेस के भीतर घुसपैठ हुई ये सच है, लेकिन अगर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने घुसपैठ कर खून की होली खेली तो उसके दोषी भी वो भारतीय ही हैं जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की। यानी खरीदने वाला कोई हो लेकिन बिकने के लिए कई तैयार है। और आतंकवादियों की मदद पठानकोट एयरबेस में घुसने से पहले सीमा में दाखिल होने पर भी हुई। यानी जो पंजाब बॉर्डर अभी तक ड्रग्स की तस्करी के लिए बदनाम था, वो अब आतंकवादियों की आवाजाही के रास्ते के तौर पर सामने उभर कर आ गया है। और जाहिर है निशाने पर बीएसएफ के जवान भी हैं। Money can buy the personnel of the BSF on the ground. There are cases where officers have succumbed to the temptation of money. तो ड्रग्स रैकेट पंजाब का सच है और इस सच की स्याह तस्वीर यह भी है कि इसके दायरे में और कोई नहीं बल्कि सरकार भी आ चुकी है। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के रिश्तेदार और राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया तक इसके तार पहुंचे। जांच भी शुरू हुई। यह अलग मसला है, जांच की फाइल बाद में बंद कर दी गई। यानी सीमा पार आना जाना एक खुला खेल। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब ड्रग्स रैकेट के साए में आतंकवादियों के आने की थ्योरी सामने आई और उसके बाद दोनों देशों के बीच हड़कंप मच गई। लेकिन नवाज मोदी ने इससे पहले कभी ड्रग्स रैकेट पर बात नहीं की और सीमा पर जवानों के बीच भ्रष्टाचार कभी मुद्दा नहीं बना। और तो और पुलिसकर्मी भी भ्रष्ट हैं, इसको लेकर भी कभी कोई सवाल नहीं उठे और अपनी सेंध पर खामोशी बरत कर अब
अरुण जेटली भी सीमा पार की आतंकी घुसपैठ का ही जिक्र कर रहे हैं। अभी स्पष्ट है कि सीमा पार से लोग आए, पठानकोट की एयरबेस के ऊपर हमला हुआ। लेकिन पठानकोट एयरबेस हमले ने अचानक ड्रग्स रैकेट की समस्या को भी सतह पर ला दिया है और इस चिंता से भी दो चार करा दिया है कि जब सीमा पर भ्रष्टाचार आम लोगों से लेकर जवानों को भी चपेट में ले रहा है तो फिर आतंकवादियों को रोका जाए तो कैसे रोका जाए। लेकिन यहाँ भ्रष्ट और नाकाम साबित होने के बाद हर कोई हर चीज छुपा ले जाता है और सीमा पार से सेंध लग जाती है। ये पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको 10:30 बजे दिखलाएंगे। किस तरीके से बीएसएफ के कौन से जवान उसमें शामिल हैं, किस तरीके से पूरा रैकेट चल रहा है, 10:30 बजे दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच खबर यही पुष्टि हो चली है कि सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी पठानकोट एयरबेस का दौरा करने जाएंगे, वहां के हालात बात करेंगे, वहां की परिस्थितियों को देखेंगे, क्योंकि इसको लेकर लगातार जांच कमेटी भी अपने तौर पर काम कर रही है और ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि खुद प्रधानमंत्री अब इसमें रुचि भी ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी तौर पे इसमें कोई सेंध अगर लगी है पठानकोट एयरबेस तक पहुंचने में तो निरीक्षण खुद प्रधानमंत्री करके कहीं एक हौसला अफजाई भी करना चाहते हैं। एक हौसला अफजाई कश्मीर के भीतर भी, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद अब महबूबा मुफ्ती के हाथ में सत्ता की डोर होगी। कश्मीरी क्या सोचता है, अलगाववादी क्या सोचते हैं। हालांकि आज शाम से वहां राष्ट्रपति राज्यपाल का कहें शासन लग गया। वो संभाल पाएगी बशर्ते कि अगर उसको बीजेपी का पूरा साथ मिले। अगर कोई प्रॉब्लम बीजेपी खड़ा न करे तो बाबा जी पूरी तरह स्टेट को संभाल सकती है। हालात से वाकिफ है कि कश्मीर में क्या हो रहा है यहाँ की है, मेरे ख्याल से ये तो सूटेबल है उसके लिए। उसकी कमी तो वो बराबर नहीं कर सकती, लेकिन अच्छा काम करेगी। हम लगभग ऐसा लगता है कि अच्छा काम करेगी। कश्मीरियों को भरोसा है कि महबूबा मुफ्ती बेहतरीन सीएम साबित होगी और महबूबा को लेकर उम्मीद इस हद तक है कि एक तरफ हीलिंग टच तो दूसरी तरफ वादी में विकास का नया चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, एक आम कश्मीरी यह भी मानकर चल रहा है जितना अनुभव महबूबा के पास है उस हिसाब से महबूबा बेहद सफल साबित होगी। वो एक बहुत बड़ी सियासतदान है और उसके जो वालिद साहब थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो भी एक बहुत बड़े सियासतदान थे। उसको एक तजुर्बा है और सेंटर में भी वो रही है एज ए पार्लियामेंट मेंबर और उसके फादर भी रहे हैं सेंटर में एज ए होम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्ट्री में उसने काम किया है राजीव गांधी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ। उसको तजुर्बा है। तो सवाल सिर्फ आम कश्मीरियों का नहीं है और खास बात यह भी है कि महबूबा को लेकर अलगाववादियों को भी खासी उम्मीद है और अगर महबूबा फेल होती है तो भी अलगाववादी अभी से उसके लिए महबूबा को नहीं बल्कि आरएसएस को ही कटघरे में खड़ा करने को तैयार है। अमन ज्यादा जरूरत है तो मुझे लगता है कि शी कैन गिव ए न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द पीडीपी के लिए नई एक लीज ऑफ लाइफ दे सकती है। अदरवाइज अगर उन्होंने उसी अंदाज में उन्होंने पीडीपी चलाई जैसे उन्होंने उनके वालिद साहब ने पिछले 1 साल से चलाई है तो मुझे लगता है कि पीडीपी के लिए एक और कफन का इंतजाम करना पड़ेगा। पीडीपी बिल्कुल दफन हो जाएगी। वरना महबूबा मुफ्ती में पोटेंशियल है, शी कैन डिलीवर। ऐसा नहीं है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। अगर वो चाहे वो आरएसएस के क्लच से बाहर निकले तो वो शी कैन डिलीवर डेफिनेटली और उसके लिए रास्ता हमारा है। पहले सैफरन टेरर का रिमार्क करके जाहिर है महबूबा मुफ्ती भी समझ रही हैं कि कश्मीर को लेकर इससे पहले जो भी उन्होंने सपने बनाए और अपनी तकरीरों में कश्मीरियों को जो सपने दिखाए अब उन्हें हकीकत का जामा पहनाने का वक्त आ गया है और शायद इसीलिए पिता के गम में वह 3 दिन और रहना चाहती हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें वक्त नहीं मिलेगा ये वो समझ रही है। इसीलिए तमाम नेताओं के मनाने के बावजूद महबूबा ने तुरंत शपथ लेने से आज इनकार कर दिया और आज शाम से अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन लग गया। देश में अगर कोई राज्य ऐसा हो जहां पर सबसे ज्यादा देर तक और सबसे ज्यादा बार गवर्नर राज लगा हो तो वो जम्मू कश्मीर ही है। ये 7वीं बार है जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज कायम किया गया है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेगी वो कब लेगी और वो क्या अपने काबीना में फेरबदल करेगी या नहीं, जैसा फारूक अब्दुल्ला ने अपने पिता शेख अब्दुल्ला के देहांत के बाद किया था। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। तो उम्मीद, आसरा और भरोसा कश्मीर के भीतर भी, लेकिन एक उम्मीद, आसरा और भरोसा 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद भी जागा था। इस देश की डिरेल्ड होती इकोनॉमी में माना गया था कि शायद अब उसे पटरी पर लाया जा सकता है।
लेकिन आइए जरा रिपोर्ट दिखलाते हैं। सियासत इस देश में महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्थव्यवस्था शायद दूर की गोटी हो चली है। जब एक राजनीतिक संगठन डिसइल्यूजनमेंट के माहौल में अपनी स्पेस ढूंढता है और कई बार नीचे आक्रोश इतना होता है, किसी विषय को लेकर रिएक्शन इतना होता है कि उसकी स्पेस जितनी उसको अपेक्षा होती है उससे भी अधिक मिलता है। तो वित्त मंत्री के जहन में बंगाल चुनाव है, क्योंकि महीने भर बाद ही चुनाव की डुगडुगी बज जाएगी और बीजेपी अपना रास्ता बंगाल में बना ले, यह शायद वित्त मंत्री भी चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि वित्त मंत्री के जहन में देश की पॉलिटिक्स है या फिर इकोनॉमी है, क्योंकि इकोनॉमी पटरी से लगातार उतर रही है और कहीं वित्त मंत्री इकोनॉमी छोड़ राजनीतिक सफलता के प्रचार में ही तो होने लगे हैं, क्योंकि चीन ने अपनी करेंसी युआन का अवमूल्यन करना शुरू कर दिया और संकट रुपए पर मंडराने लगा। वित्त मंत्री ने जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य भी याद कीजिए तो 11.5% रखा था, लेकिन वृद्धि केवल 5.2% रही। जिस 4.7% की जीडीपी वृद्धि के बारे में शोर मचाया जा रहा था, दरअसल उसमें 2.2% की डिफ्लेक्शन भी शामिल है। यानी आर्थिक गतिविधियों का सबसे भरोसेमंद संकेत कह सकते हैं बैंकों के कर्जों से ही मिलता है, लेकिन लक्षण अब अच्छे उसके भी नहीं दिख रहे। उत्पादन क्षेत्र में कर्ज की दर 21% से गिरकर 7.1% हो गई है। निर्माण क्षेत्र में 27.4% से गिरकर 4.1% हो गई है। खनन के क्षेत्र में 17.1% से घटकर 8.2% तक पहुंच गई है। उद्योग के क्षेत्र में जो कर्ज मिलता है वो अभी 9.6% से गिरकर 5.2% तक हो गई है। और इस फहरिस्त में सिर्फ बिजली ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां तुलनात्मक रूप से सबसे कम गिरावट आई है। 13.7% से 12.7% तक ही गिरा है, लेकिन गिरा है। यानी इन सब के बीच लक्षण इकोनॉमी के पटरी से उतरने के हैं। और तो और सरकार बजट में अब कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम कर 25% करने की सोच रही है, जबकि दूसरी तरफ सच यह है कि जीडीपी में कॉर्पोरेट प्रॉफिट 3.9% तक गिर चुका है, जो 2003-04 के बाद से सबसे कम होगा। तो फिर सरकार के इन वादों का होगा क्या? हमें एक आधुनिक शहरों की रचना की ओर जाना होगा और 100 स्मार्ट सिटी की दिशा में जाने का एक अहम कदम भारत सरकार ने उठाया है। जी, क्या मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही भारत निर्माण का जो जिक्र किया वो धरा का धरा रह जाएगा? क्योंकि 100 स्मार्ट शहर, हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क, कालाधन वापस लाने की कवायद, सब्सिडी में कटौती, रोजगार पैदा करने की बात, सब कुछ तो सिर्फ वायदे ही रह गए क्या? लेकिन वायदे अभी भी ना सिर्फ जस के तस हैं, बल्कि महंगाई के गुस्से को थामने के लिए सरकार ने उपाय यही लगाया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 24% वृद्धि कर दी जाए। यानी बोझ बढ़ेगा, लेकिन समाधान का रास्ता होगा क्या, सरकार को नहीं पता, क्योंकि भारतीय कंपनियों का कुल लाभ भी इस दौर में तकरीबन 4 लाख करोड़ पर अटक चुका है। जीडीपी में बचत का अनुपात भी 28% पर ही अटका है, जो 2008 के मुकाबले 10% से ज्यादा कम है। तो फिर सवाल वही, निवेश के लिए भी पैसा आएगा कहां से और लगाएगा कौन? ऐसे मौके पर यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तमाम अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि मंदी का दौर 2016 में बहुत कड़े रूप में सामने आकर खड़ा हो सकता है। जरा रिपोर्ट देखिए। वित्तीय संस्था मॉर्गन स्टैनली की माने तो 2016 भारत, चीन, रूस और ब्राजील की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मुश्किल बरस होने जा रहे हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर होने वाले हैं और वर्ल्ड बैंक को भी इसी बात की आशंका है। सिलसिले को समझे तो भारत का निर्यात बीते 11 महीने दर महीने लगातार घट रहा है। कंपनियां पैसा खर्च कर नए उद्योग लगाने को तैयार नहीं, तो फिर नई नौकरियां भी पैदा हो नहीं रही। बैंक कर्ज देने से कतरा रहे हैं कि कहीं डूब ना जाए, तो फिर मेक इन इंडिया का नारा भी अब हवा में ही घुल रहा है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। और इन सब के बीच जीएसटी का राजनीतिकरण हो चुका है, यानी वो अटक चुका है और बिहार चुनाव की हार ने कड़े कदम उठाने से सरकार को रोक रखा है। और इन सब के बीच अगर दूसरे देशों की स्थिति भी देख ले तो हालात अच्छे नहीं है। ब्राजील में मुद्रास्फीति पिछले 12 बरस में सबसे ऊंचे स्तर पर है, जिस वजह से लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे और माना जा रहा है कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था
115 बरस में सबसे बड़ी गिरावट की दिशा में है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की माने तो इस बरस रूस की इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी नहीं होगी और इन सब के बीच चीन की अर्थव्यवस्था में भी सुस्ती दिखाई दे रही है। और विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि अगर चीन जैसी अर्थव्यवस्था को एक भी झटका लगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है। यानी 2015 के खत्म होने के बाद दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को यह डर सता रहा है कि अगर ब्रिक्स जैसे देशों के ये हालात हैं तो फिर छोटे देशों का क्या होगा। और इन सब के बीच लौटिए दिल्ली की सड़कों पर। दो नजारे कुछ ऐसे नजर आए जो ऑड इवन से इस हद तक प्रभावित कि लगा कि इसे दिखाया जाना चाहिए। तो देखिए जरा इस रिपोर्ट को। एक तरफ विंटेज कार तो दूसरी तरफ धुआं धुआं। जी, दिल्ली में विंटेज कार तले धुआं। हंसिए मत, क्योंकि इन दो तस्वीरों को मिलाकर नहीं देखना होगा बल्कि इसके सिरे को पकड़ना होगा, जो और कहीं से नहीं दिल्ली के ऑड इवन फार्मूले से ही जुड़ा है। विंटेज इसलिए सड़क पर उतरी क्योंकि सड़कें खाली हैं। सड़कें खाली इसलिए क्योंकि ऑड इवेंट चल रहा है और इन सब के बीच विंटेज सवारी कर ली जाए तो क्या बुरा। हम खड़े हैं इस वक्त राजपथ पर और ऑड इवन की वजह से कई लोग जिनके पास विंटेज कार है उन्होंने उन कारों को भी सड़क पे निकाला है। इसका नंबर आप देख सकते हैं, इवन नंबर आ चुकी, इवन नंबर की गाड़ियां चल सकती हैं। ऑड इवन की वजह से अब ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। हाँ। तो इसलिए मैंने निकाला। बहुत बड़ा है आपकी गाड़ी का। हाँ जी, थोड़ा मुश्किल है चलाने में। है ना? हाँ जी। कारोबारी वीर कोटर खुद विंटेज में है और उनके पीछे मर्सिडीज जिसमें उनके सुरक्षा कर्मी। तो कोटर साहब का मन ऑड इवन फार्मूले से बल्लियां उछल रहा है। यानी सड़क जरा खाली हुई तो रईसों ने विंटेज उतार दी। लेकिन जरा इस नजारे को देख लीजिए। यह धुआं ऑड इवन फार्मूले को कारगर बनाने के लिए स्कूल में वॉलेंटियर्स का है। जो स्कूल में वॉलेंटियर्स रुके हैं वहां खाना पकाने के लिए लकड़ियां जलाई जा रही हैं। धुआं आंखों में समा रहा है और वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है जो फेफड़ों में घुस रहा है। तो क्या आप जो भी ऑड इवेंट चल रहा है उसमें भी आप वॉलंटियर का काम करते हैं? यस। कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं? 45। आग जलाने की क्या जरूरत पड़ी? ये हमारे भी सीओ साहब आ रहे हैं, आपको सब बता देंगे यहाँ पे आग क्यों जलाई गई है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये गलत है? पॉल्यूशन इससे हो रहा है, धुआं उठ रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे डिप्टी सीएम ऑड इवेंट को सफल बनाने के लिए साइकिल की सवारी कर रहे हैं। खुद शिक्षा मंत्री भी हैं और अपने अंडर आने वाले स्कूलों से प्रदूषण फैल रहा है, शायद इसका अंदाजा उन्हें नहीं। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit